आज मैं अपनी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको जो विदेश से भारत में आए लोग जिन्होंने अपनी अपनी किताब लिखी है, किस राजा के यहाँ से आए, किस राजा के यहाँ आए और उन्होंने क्या लिखा, उसका समय क्या था आने का, उनके बारे में विशेष पॉइंट जो भी होंगे, विशेष बिंदु होंगे जो सब बोलते हैं ना कि एग्जाम की नज़र से बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। स्पेशली ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉरेन ट्रेवलर्स कई बार, और आप कह सकते हो कि एक रूटीन एक्सरसाइज एक तरह से ही पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर, आपने सुना होगा। सेल्यूकस निकेटर को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की कभी सीधी लड़ाई सिकंदर से नहीं हुई, सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो भारत में कब आया था? वो 305 ईस्वी में, सॉरी 305 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, बीसी में आया था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 305 साल पहले आया था। और मेगास्थनीज ने, ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि किताब इंडिका लिखी है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंडिका इस समय उपलब्ध नहीं है। इंडिका के थोड़े बहुत सोर्सेज हैं जो कि पार्ट बचे हुए हैं। अब वो उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इंडिका इस समय बहुत अच्छी तरह उपलब्ध नहीं है। तो किसके यहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। उसने क्या किया होगा जब मौर्य के टाइम में आएगा? तो मौर्य का जो समय चला उसकी समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन ये तो एक लाइन लिखी है। हेरोडोटस, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है, ये क्या है? 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों, फारस मतलब ईरान, भारत और ईरान के संबंधों के बारे में बताता है हेरोडोटस। इसका विवरण अनुश्रुतियों पर आधारित, अनुश्रुति मतलब कहानियों पर है। सुन लिया बोलते हैं, इससे इसने बोल दिया, इसने ये बोल दिया, सुनाई मतलब सुनी सुनाई पर आधारित है, लिखित नहीं। इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का कई बार पूछा गया। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे? हेरोडोटस, आपको याद रखना। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कई बार पूछा गया। टिसियस, ये ईरान का राज्य वैद था। ये आपको याद रखना है, जो टिसियस था वो ईरान का राज्य वैद था। इसमें क्वेश्चन पूछते ले, कंट्री से मैच करवा लेते हैं। ये आदमी लिखेंगे, राइट में कंट्री लिख देंगे, ये किस देश का निवासी है, कहाँ से आया था भारत में? तो टिसियस कहाँ से आया था? ईरान से। ये कौन था? एक राज्य वैद था। इसका विवरण क्या है? आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण, अब कुछ लोग बोलते हैं ना अकल्प ऐसी कहानियां लिख देंगे, कुछ बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, तो इस पर विश्वास कम करते हैं लोग। ये अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता है। निर्याकस, एनसिक्टस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। इसके समय पर निर्याकस भी आया होगा, एनसिक्टस भी आया है, अरिस्टोबुलस आया है। ये कहीं ना कहीं आप एक लॉजिक वे में किसी चीज़ को प्रस्तुत करोगे तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। लॉजिक मतलब आप कह सकते हो तार्किक एक शब्दावली के साथ, कैसा हुआ तो क्यों हुआ, ये कहाँ थी, इसके कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो लोग उस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है। ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिकंदर के साथ कौन कौन भारत आया था? एक निर्याकस आया था, एक एनसिक्टस भी आया था और अरिस्टोबुलस आया था। 3 आदमी सिकंदर के साथ भारत में आए थे। ये आपको याद रखना है, ये तीनों लोग सिकंदर के समय आए थे। ये तीनों लिख देंगे, एक चौथा लिख देंगे, वो आपको पता नहीं होगा। एक है इत सिंह, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसने क्या किया है? नालंदा आपको पता है बिहार में है, विक्रमशिला भी वहीं पे बिहार के आसपास ही, वहीं पे उसी क्षेत्र में पड़ती है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं। इसमें ये घूमे, कैसे भारत की शिक्षा प्रणाली थी, कैसे लोग पढ़ते थे, क्या क्या सिलेबस था, इस सारी चीज़ों की जानकारी इत सिंह ने ली है। अब डायनोसियस के बारे में बात करते हैं। डायनोसियस कौन था? यह मिन नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये आपको याद रखना है, इनमें से कौन सा अशोक के दरबार में आया था? तो डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायनोसियस आया था, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन है? बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो बिंदुसार कौन है? अशोक का पापा। ठीक है, तो डायमेकस यह सीरिया के नरेश एंटिकोस का, ये सीरिया का था, सीरिया तो आज भी है, वहाँ का राजा था। एंटियोकस उसका राजदूत था जो बिंदुसार के समय पर आया था। अशोक के समय पर कौन आया था? डायनोसियस आया था। अब टालमी की बात करते हैं। इसने 2री सदी में ज्योग्राफी की रचना की। ये ज्योग्राफी की रचना किसने की थी? टालमी ने की थी। इसको भूगोल का पता ही बोलते हैं टालमी को शायद। ठीक है, टालमी को भूगोल का पता नहीं बोलते हैं, कुछ और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी की रचना टालमी ने की थी। अब प्लिनी की बात करते हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका एक किताब लिखी है प्लिनी ने, जिसमें भारतीय खनिज पदार्थ, जितने भी भारत में खनिज मिलते हैं, पशुओं, पेड़ पौधों आदि के बारे में विवरण किया है। जब नेचुरल हिस्टोरिका है, इसका मतलब क्या है? इसमें खनिजों के बारे में बताया गया है, पशुओं के बारे में बताया गया है, और पेड़ पौधों आदि कह सकते हो पर्यावरण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण में जो भी चीज़, पर्यावरण तो सब चीज़ों का होता है ना। पर्यावरण मतलब आपके आसपास का वातावरण ही पर्यावरण होता है, और उसमें सब चीज़ शामिल होती हैं। पर्यावरण की परिभाषा फिक्स कोई नहीं दे पाता। आपके आसपास जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो भी जानवर रहते हैं, खनिज पदार्थ, पेड़ पशु होते हैं, सब पर्यावरण के पार्ट होते हैं। तो ये नेचुरल हिस्टोरी का किसने लिखी? आपको याद रखना है, प्लिनी ने लिखी है। अब बात करते हैं होहेनसांग की। ये हर्ष के शासन, हर्षवर्धन जब राजा था उस समय आया था भारत में। बोलते हैं बेनसांग की यात्रा वृतांत, इसकी किताब कौन सी? सीयू की। होहेनसांग ने किताब लिखी है
CU की, इसमें क्या है कि भारत की तत्कालीन, जब जो आएगा उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलेगा। सीधी सी बात है, जब ह्वेनसांग आया था ये 630 में आया था भारत में, काफ़ी दिन रहा है, ये 15 साल रहा था। 645 में चीन में लौटा, लिखा ना 645 में चीन वापस गया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में। और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके, ये क्या है कि भारत से जितनी बौद्ध की जो स्रोत से बौद्ध की किताबें थी उनको ले गया, वहाँ इसने पढ़ा और चाइना में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। आप कह सकते हो बौद्ध धर्म की नींव बोल सकते हो या कुछ ही बोल सकते हो। एक प्रचार प्रसार करना एक तरह से किसी की बोलते हैं ना, मजबूती को बढ़ाना होता है, मजबूती को और बढ़ाना होता है, कमजोरी को मजबूत करना होता है। इसके यात्रा वृत्तांत सीयूकी में 138 देश, मतलब 138 देशों के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है। ये आपको याद रखना है, सीयूकी में 138 देशों के बारे में लिखा है। आपको याद रखनी, 630 में आया था, 645 में भारत से गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्वेनसांग पढ़ने आया था। अब बात करें सोंगयुन की, यह 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। देखो एक चीज, ये तो सोंगयुन, और हम एक ऊपर पढ़ रहे थे इत्से, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। और ये इसका ध्यान सुनिए, 518 में आया है, ये एग्जैक्ट इन्होंने वो सारी बहुत सारी चीजें लिखी इसमें। सोंगयुन, आप सोंगयुन की बात करो, यहाँ पे भारत में आया, इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा की थी। सीधी सी बात है, उस समय बौद्ध धर्म का वो था, प्रभाव था, तो जो जैसे टाइम पे आएगा वैसा लिखेगा। तो बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया आप आप इसको कह सकते हो, कहीं ना कहीं जितनी बुक थी रिलेटेड उनकी 2 कॉपी की, कैसे लिख के ले गया कैसे नहीं ले गया, लेकिन उनको ले गया अपने यहाँ से और बहुत सारी इकट्ठी की थी। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना, 518 में सोंगयुन आया था। अब बात करते हैं फायान की। फायान और जो आया था मेगास्थनीज, इनके बारे में लोग मतलब क्या है मैचिंग करने भूल जाते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। फायान 399 ईस्वी में आया है। 399 ईस्वी मतलब गुप्त साम्राज्य चल रहा था, गुप्त साम्राज्य था, गुप्तों का समय चल रहा था, साम्राज्य तो गुप्त है ही, गुप्तों का समय चल रहा था। और ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई है। विक्रमादित्य उपाधि एक राजा को नहीं मिली है, 13-14 राजाओं को मिली है। विक्रमादित्य की उपाधि एक कन्नौज का, सॉरी उज्जैन का एक राजा था जिसने किसी शक राजा को मार दिया था, तो उसके नाम पर उसको सकार विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। तो इसको विक्रमादित्य की उपाधि वहाँ से शुरू हुई, बहुत लोगों को मिली, 10-15 लोगों को कह सकते हो, तो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, कि 14 लोगों को इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। तो आपको यह ध्यान रखना, गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, और उसी के टाइम पे फायन आया था। फायन ने अपनी किताब फो क्यों की लिखी है। फो क्यों की, फायन से फो हो गया, क्यों की, फायन की यात्रा, इसका नाम यही हो सकता है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फो क्यों की आपको याद रखनी है। अब है कासमास इंदक्ला प्लूस्टेस। कासमास इंदका प्लूस्टेस, मैंने पहली बार नाम सुना उसका, लेकिन आपको याद रखना क्योंकि आजकल नए क्वेश्चन आते हैं। एक यूनानी व्यापारी था जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। उसने अपना यात्रा वृतांत क्रिश्चियन टोपोग्राफी, तो इसमें सीधा क्वेश्चन आता है क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसने लिखी है, तो क्रिश्चियन कासमास ने लिखी है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी कासमास इंद कालपूस से लिखी है, इंद कापलू सटेस, इन कापलू सटेस है यार, कासमास इंद कापलू सटेस ने लिखी है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो इसकी किताब आपको याद रखनी है। और ये एक व्यापारी था और बौद्ध भिक्षु बन गया था। बौद्ध भिक्षु मतलब भगवान बोलते बौद्ध धर्म का पालन करने वाला बन गया। और भिक्षु, भिक्षु मतलब होता है एक तरह से कि जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करे, जो सबको धन संपत्ति सब छोड़ते, सिर्फ भगवान बोलते हैं ना बौद्ध धर्म को अपना ले, जो भी वहाँ की जो रीति रिवाज है उनका पालन करे और जीवन यापन के लिए भिक्षा का सहारा ले, उसे बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। एक तो भिक्षु होता था, एक भिक्षुक होते थे, उपासक होते थे। उपासक वो लोग होते थे जो घर में रह के परिवार के साथ रह के भगवान बौद्ध को मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनके बोलते हैं बताए गए सभी कर्मों पर चलते थे, उनको उपासक बोलते थे। भिक्षु कौन थे, जो बाहर घुमा करते थे, जंगलों में रहा करते थे और जो आप कह सकते हो भिक्षा मांगे, भीख नहीं बोलते इसको, भिक्षा बोलते हैं, क्योंकि भीख और भी भीख के मायने कई होते हैं। भीख भीख बोल सकते हैं, लेकिन उसको क्या है कि उसका समय तरीका सब अलग होता है। भिक्षु सिर्फ अपनी बोलते हैं ना कि जीवन के लिए, अब जीवन के नहीं बोल सकते, सिर्फ खाने के लिए, पेट के लिए मांगता है, उससे भिक्षु बोलते हैं। भीख तो आप उस भीख से बहुत सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो। तो आपको इस कासमस की याद रखनी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी से लिखी है। अब सुलेमान की बात करते हैं। इसने पाल एवं प्रत्याहार राजाओं के विषय में लिखा है। तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि पाल एवं प्रत्याहार राजाओं के बारे में किसने लिखा है, सुलेमान ने लिखा है। यह 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था। आप कह सकते हो 9वीं सदी मतलब 801 से 900 तक। 9वीं सदी का मतलब ये होता है कि 801 से 21 सदी चल रही है ना, तो 2025 चल रही है, तो 2001 से 2250 तक ये 21 सदी होगी, 2100 तक 21 सदी होगी, ठीक है। ऐसे ही 9वीं सदी के मध्य में मतलब आया होगा 850 के आसपास। अल बरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पहला आक्रमण कब किया था, 1001 में, ठीक है, 1001 में किया था। तो 1001 में आया हुआ है, 1003 में आया है, दोबारा भी कई बार जाके आक्रमण करता, तो 1003 में आया है। तो आपको याद रखना है, इसने किताब लिखी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज बोलते हैं इसको। किताब उल हिंद का ही नाम तहकीक हिंद है, जो अल बरूनी ने लिखी है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके क्रम पूछ लेते हैं, कौन किसके साथ भारत आया था, ये पूछा जाता है।
इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजपूत कालों के बारे में, राजपूत उस समय उनका बोलते हैं ना कि एक बहुत पीक टाइम था, एक ऊंचाई का समय का आसपास बोल सकते हो जब ये आया होगा। अल मसूदी, यह अरब यात्री था। अल मसूदी अरब यात्री था जो प्रत्यार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। जब भाई राजा तो बहुत होंगे प्रत्यार शासक में, क्या आपको लग रहा है एक ही राजा होगा, लेकिन स्पेशली ये उसके यहाँ गया होगा। जब ये अल मसूदी आया था उस समय महिपाल प्रथम जो प्रत्यार वंश के राजा थे राज कर रहे थे। पूरे भारत पर राज नहीं कर रहे, पूरे भारत में तो बहुत उस समय राज चल रहे होंगे, ठीक है। प्रत्यारों के टाइम पे कई राज चले, लेकिन जो सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता है, शक्तिशाली शासन हो सकता है उस समय का, और जिस राजा के यहाँ ये गया है वो राजा का नाम लिखा होता है, अल मसूदी का नाम लिखा है, ठीक है। जैसे अशोक के टाइम पे कोई और आया था और उसके बाप के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे कोई आया था, तो ये सारी चीजें होती हैं। अल मसूदी ने क्या लिखा है इसमें, राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता का वर्णन किया। मतलब राष्ट्रकूट कहाँ है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र का और कुछ दक्षिण भारत का क्षेत्र, ये राष्ट्रकूटों का क्षेत्र रहा है। इसने मजहुल जवा नामक ग्रंथ की रचना की है। ये अच्छी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लाइन है। महजुल जवा, महजुल नहीं, महजुल जवा, ये जो किताब है ना ये किसकी है, अल मसूदी की है। ये आपको याद रखनी है कि महजुल जवा किताब अल मसूदी की है। मार्को पोलो, मार्को पोलो का नाम तो बहुत दिन से सुना है, हम 9th में एक चैप्टर था मार्को पोलो, इटली से आया था मार्को पोलो। तो अब ये इटली का भी शब्द याद था हमें और मार्को पोलो पता था। एक लिखा ना इटली के वेनिस शहर का मार्को पोलो था, इसमें लिखा है कि यूरोप से भारत में आया था। ये क्या हुआ था, जो 2 बार क्रमशः 2 बार आया मार्को पोलो, यही क्वेश्चन फंस जाता है। अगर ये पीसीएस में या यूपीएससी में कहीं क्वेश्चन आता है तो इसमें सीधा लाइन लिखा होगा मार्को पोलो यूरोप का निवासी था और यह भारत में 3 बार आया था या 1 बार आया था, नहीं भारत में 2 बार आया। 1298 में आया है और 1293 में, 1320 ईस्वी में आया। इसकी यात्रा 1271 में लाई आसुस बंदरगाह आर्मेनिया से वोल्गा तक, सीरिया, फारस, काराकोरम तथा मध्य एशिया तक हुई है, जिसमें इसे लगभग 3 वर्षों का समय लगा। 3 साल इसने खूब यात्रा की है। और ये मार्को पोलो पांड्य राजा के बारे में बताया करता, दक्षिण भारत में आया होगा क्योंकि समुद्र किनारा आया होगा। समुद्र किनारे आएगा तो वहाँ पे दक्षिण भारत के राजाओं से ही मुकाबला होगा सबसे पहले, ठीक है। तो पांड्य राजाओं के दरबार में गया था मार्को पोलो, वहाँ की संस्कृति देखी इसने, क्योंकि भारत की जो संस्कृति हमेशा से बहुत भिन्न रही है। भारत के किसी क्षेत्र में कुछ सेलिब्रेशन होता है, किसी में कुछ होता है, किसी की कुछ संस्कृति है, किसी की कुछ संस्कृति, इस तरह से बहुत अलग अलग रही है। तो मार्को पोलो का आपको समय याद रखना है, 13वीं सदी में आया था, ये 1288 में आया था, 1293 में आया था, 2 बार भारत में आया था। इब्न बतूता, इसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। इसका पूरा नाम याद रखना है कि ये इब्न बतूता, जिसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। इब्न बतूता एक विद्वानी अफ्रीकी, आपको याद इसका देश याद रखना है कि मोरक्को का था और अफ्रीका उसमें महाद्वीप में पड़ता है, और एक विद्वान था, कहाँ का था, मोरक्को का था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में आया। तो ये आपको याद रखना है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में आया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के 3 राजा हुए जो जबरदस्त राजा हुए, जिन्होंने कह सकते हो कि बहुत मजबूत राजा हुआ है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया। तुगलक ने ही तो दिल्ली से राजधानी देवगिरी पहुंचाई थी दक्षिण में। क्यों उसको पागलबाज सही दी, क्योंकि उसने 4-5 ऐसे प्रयोग कर दिए ना जो जनता को स्वीकार नहीं हुए, उससे उसको आर्थिक हानि हुई, सैन्य हानि हुई, राजनीतिक हानि हुई, सामाजिक हानि हुई, और उसकी जो उस समय की जो सोसाइटी थी वो एक तरह से बिखर गई, और उससे बोलते हैं विश्वास हट गया लोगों को, बोले तो पागल है, पता नहीं क्या करते रहता है। दुआ में कर बढ़ा दिया उसने, और चांदी के सिक्के के कीमत के सिक्के चला दिए, तांबे के सिक्के चांदी के माने जाएंगे, और सब लोगों को राजधानी से ले गया। खुद तो गया ही गया, बता दे वहाँ जनता भी ले गया, जितने भी रिसोर्स संसाधन थे सबको ले गया। तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए पागल बोला क्योंकि उसने ऐसे प्रयोग किए थे कि जो प्रयोग में वो सक्सेस नहीं हुआ, हार, खुरासान पर आक्रमण कर दिया था, वहाँ भी हार गया था ऊपर। तो ये 4-5 चीजें हैं। दुआ कर वृद्धि बढ़ाई इसने, खुरासान पर आक्रमण किया था इसने, चांदी की कीमत के, तांबे के और कॉपस के सिक्के चला दिए थे, ठीक है। और दिल्ली परिवर्तन से दिल्ली देवगिरी राजधानी ले गया था, राजधानी में परिवर्तन कर दिया था। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, व्यक्ति को हमेशा उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्या कर सकता है एक राजधानी को चेंज। हालांकि इसका टारगेट ये था कि भारत को एक ऐसी जगह से कंट्रोल किया है जहाँ मुझे दिक्कत न हो। तो देवगिरी भारत के सेंटर में पड़ता है, मध्य भारत में पड़ता है, तो वहाँ से चाहता था कि मैं पूरे देश पर कब्जा करूँ भारत पर, और मुझे शासन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये सक्सेस नहीं होती, क्योंकि इसको सफल बनाने में जो लोग हमारे साथ हैं उनका साथ बहुत जरूरी है, जनता का साथ बहुत जरूरी है। जितने भी बोलते हैं आपके भाई, क्या है कि जो राजधानी में लोग रहते थे वही ज़्यादातर है धन संपन्न और पैसे वाले लोग हुआ करते थे पहले, बाकी तो लोग जंगलों में बहुत गरीब छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग रहते होंगे। तो लोगों को लाना, उनके परिवार को लेके आना, सारे संसाधनों को लेके जाना, जो रिसोर्सेज होते हैं, फिर जाके दूसरी जगह बसना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बोलते हैं मैन पावर लॉस हो सकती है, आपकी जनता दुखी हो सकती है, आपकी सेना परेशान हो सकती है। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं ना, मूवमेंट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसको लोग पागल बादशाह के नाम से जाने से, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। इसने क्या किया था, अब बात आते हैं इब्न बतूता, इसको दिल्ली का इसको न्यायाधीश बना दिया था इसने। इसमें तुगलक ने उसे राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त, काजी मतलब जज बना दिया था उसको। ये इसके इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है ये,
कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत में आया था, 1333 में आया था। इसका असली नाम अबू अब्दुल्ला था और इसने रेहला नाम की किताब लिखी है। रेहला इब्न बतूता की है। इब्न बतूता को तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी को न्यायाधीश बोलते हैं, जज बना दिया था। अब बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की। यह एक ईरानी यात्री था। इसका देश भी याद रखना है आपको, जिसका देश लिखा है उसका याद कर लेना। अगर किसी का नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब वो किसी को पता नहीं है, वो किताब में भी नहीं लिखा है। अब्दुल रज्जाक यह कहाँ से आया था? ईरान से आया था। यह 1442 से 43 ईस्वी में देवराय, ये ध्यान रखो, देवराय द्वितीय के टाइम पे अब्दुल रज्जाक आया। देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान क्रिकेटर है, एक ही नाम सुना होगा आपने। तो देवराय द्वितीय के टाइम पे ये अब्दुल रज्जाक आया है। और कहाँ है? विजयनगर में आया था। विजयनगर अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है। ठीक है। अनाकासी निक्तन इसको बोलते हैं, सॉरी अकानासी निक्तन, अनाकासी ने अकानासी निक्तन, रूसी यात्री अकानासी निक्तन। ये आपको याद रखना है, ये कौन से देश का था? तो अकानासी निक्तन था रूस का। और ये अब्दुल रज्जाक था ईरान का था। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आया था? देवराय द्वितीय के टाइम पे। और ये निक्तन किसके टाइम पे आया है? ये आया है बहमनी राज्य की यात्रा की। ये वहीं दक्षिण भारत के राज्य बहमनी, ठीक है। विजयनगर और बहमनी आसपास के, वहीं पास में राज्य हैं, ठीक है। ये 1470 से 1476 में बहमनी राज्य में आया है। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी शायद, और 40 के आसपास उसकी हुई थी बहमनी साम्राज्य की, बहमनी राज्य की, बाद में साम्राज्य बन गया था। तो आपको निक्तन का देश याद रखना है कि रूस का निवासी था। 1470 में 4 साल रहा है, 1470 से 1474 तक भारत में रहा है। अब बात करते हैं निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी भी एक इटली के यात्री थे। इटली का एक तो मार्को पोलो आया था, दूसरा निकोलो कॉन्टी आया, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। वैसे इसको ऐसा लिखना चाहिए, देवराय पहले लिखना चाहिए, निकोलो कॉन्टी से पहले आना चाहिए। इस किताब में इस तरह से अरेंज नहीं होगा, लेकिन आपको ये याद रखना, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के टाइम आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक यात्रा की। दक्षिण पूर्व एशिया से ये चीन तक चला गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ये अपने भारत के, आप कह सकते हो जो पूर्व वाले हिस्से ना, ये सारे देश आ जाते हैं बहुत सारे, जिसमें ये यहाँ से गया होगा नीचे से निकल के ऊपर चीन के उस हिस्से में निकल गया होगा, चीन को पहुंचता हुआ, क्योंकि सारी ये अपने वियतनाम, कम्बोडिया, म्यांमार, ये सब घूमता हुआ ये सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया यहाँ से निकलता हुआ ऊपर चाइना चला गया होगा। कॉन्टी ने क्या किया था? इसने अपनी यात्रा का विवरण लैटिन भाषा में लिखा है। लैटिन भाषा एक्चुअल में जो लोग उत्तरी अमेरिका के, जो मैक्सिको का जो क्षेत्र है ना, वहाँ के जो लोग हैं ना, दक्षिण नौ जो एक तो हमारी उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का दक्षिण वाला पार्ट और दक्षिण अमेरिका का ऊपर वाला, नॉर्थ वाला, उत्तर वाला पार्ट, यहाँ पे लैटिन अमेरिका शब्द का यूज किया जाता है, जो भाषा को लैटिन भाषा बोलते हैं, याद रहे। लैटिन विवरण में लिखा है जिसमें भारत के शहर, राज व्यवस्था, प्रथाओं और त्योहारों का वर्णन, मतलब उसने त्योहारों के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया है, राज व्यवस्था कैसी, पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ कैसी कल्चर रही है, कैसे फेस्टिवल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लोग आएगा क्या देखता है? वो यही देखता है कि यहाँ लोग रहते कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या मनाते हैं, ये सारी चीज़ें देख के जाता है आदमी की। राज व्यवस्था कैसी है, कैसे मतलब शासन करते हैं एक दूसरे के लिए, किस तरह से व्यवस्था बना रखी इसने। अब बात करते हैं हम नूनिज की। डोमिनो गोज पायस और फर्नाओ नूनिज, ये दो के नाम लिखें, डोमिनो गोज पायस और फर्नाओ नूनिज। यह पुर्तगाली यात्री डोमिनो गोज पायस विजयनगर आया था। एक पुर्तगाली यात्री जो कि आप कह सकते हो ये भी पुर्तगाल से आया है। पुर्तगाल कहीं ना कहीं भारत से बहुत गहरा संबंध रखता है, तो आपको याद रखना है कि जो पायस था वो विजयनगर गया। इसके 13 वर्ष बाद एक पुर्तगाली फर्नाओ नूनिज भी विजयनगर आया। तो नूनिज ये भी पुर्तगाल का था और नूनिज भी पुर्तगाल का था। दोनों ने विजयनगर की यात्रा की। किसकी? विजयनगर की यात्रा की थी, पायस ने भी और नूनिज ने भी। अब बात करते हैं टॉमस स्टीफेंस। टॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। अंग्रेज था पहला, याद रखनी है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। अंग्रेज किसको बोलते हैं? अंग्रेज इंग्लैंड के निवासियों को बोला जाता है। जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको ही अंग्रेज बोला जाता है। बाकी जितने लोग हैं कुछ यूरोपियन माने जाते हैं। भाई ईसाई तो उनका धर्म है, जो जिस जगह रहता है उस हिसाब से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन होते हैं और क्या बोलते हैं, इनका धर्म ही तो ईसाई है, लेकिन अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड वालों को बोला जाता है। ठीक है। एक 3 चीज़ सुनी होंगी आपने, तो इंग्लैंड है, एक ब्रिटेन है, एक ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में 4 आते हैं, लगभग 4 देश आते हैं। ब्रिटेन में 3 आते हैं, इंग्लैंड एक अलग देश है। ये अलग टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में 4 आते हैं। वेल्स आ जाता है, उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है और स्कॉटलैंड आ जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन की पार्ट है। तो आपको ये इसमें ये ध्यान रखना है कि जो टॉमस स्टीफेंस आया था, सबसे पहले आया था, पहला अंग्रेज था, जो गोवा स्थित जेसुइट कॉलेज का रेक्टर था। गोवा में एक कॉलेज होगी जेसुइट कॉलेज, वहाँ का रेक्टर था। ये पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था। कहाँ आया था? गोवा में आया था। एडवार्डो बारबोसा। बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आने वाला एक जेसुइट पादरी था। बारबोसा कह सकते हो एक पादरी, मतलब आप कह सकते हो एक महात्मा टाइप, जो किसी मंदिर का पुजारी, पादरी को पुजारी बोल सकते हैं ना,
उसने सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य का, सब लोग विजयनगर गए, विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। और 1560 की बात है, 1560 में भारत में मुगल शासन चल रहा था। 1526 में लड़ाई होगी ना, बाबर ने 1526 में लड़ाई दी पानीपत की पहली, तो ये 1560 की बात है। उस समय भारत में मुगल शासन चल रहा था। ऊपर नहीं गए थे क्योंकि ये दक्षिण भारत के रास्ते से आते थे, ऊपर से नहीं आए, ये सब पानी के रास्ते से आए ज़्यादातर लोग। पानी के रास्ते से आए तो नीचे जाएंगे। विजयनगर कहाँ था? बीच मध्य भारत में था, मध्य भारत से भी नीचे क्षेत्र है विजयनगर। उसने सर्वप्रथम विजयनगर राज्य का भ्रमण किया और तत्पश्चात 1581 में उत्तर भारत और बंगाल की यात्रा की। तो बारबोसा उत्तर भारत भी गया और बंगाल भी गया। फिच 1583 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी फिच अपने 2 साथियों के साथ भारत आया और 7 वर्ष तक यहाँ रहा। फिच 1583 में आया था। जॉन गवर्नाल 1599 में एक और अंग्रेज यात्री जॉन गवर्नाल मिल्डेल हॉल स्थल मार्ग से भारत आया था और 7 वर्ष तक यहाँ रहा था। वो अकबर के दरबार में आगरा भी गया था। कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं। यह जहांगीर के समय भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस, हम हॉकिंस पढ़ते हैं इसको अक्सर क्योंकि कहीं इसको हॉकिंस भी लिखा हुआ है, ये हॉकिंस है। एक्चुअल में क्या है कि जो पहले एक शब्द को कई किताबों में अलग अलग भी लिख दिया जाता है। तो ये आप कैप्टन क्यों बोल रहे हैं? जिस जहाज से आया था उसका ही कैप्टन था, नेवी के जहाज से आया था। नेवी के जहाज का जो कमांडिंग अफसर होता है वो कैप्टन होता है, इसलिए इसको कैप्टन हॉकिंस बोलते हैं। यह जहांगीर के समय भारत आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। भाई वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय इंडिया में, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की, उधर रेगुलेशंस की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन सब के लिए इसने कोशिश की, जहांगीर से परमिशन लेने की कोशिश की। यह फारसी भाषा का जानकार था, फारसी जानता था, क्योंकि मुगल शासन की जो आप कह सकते हो भाषा कौन सी थी? फारसी बोला करते थे, क्योंकि ईरान के क्षेत्र से आए थे ना, वहाँ से ईरान से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए फारसी भाषा थी। क्षेत्र तो अलग था, कई जगह से आए वो। जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम था, उसका पत्र लेकर आया था कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर को उसने दिया। 1608 में भारत में सूरत में पहुंचा। 1608 में कहाँ पहुंचा था वो? सूरत में पहुंचा। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि देकर सम्मानित किया। ये क्वेश्चन ये बनता है कि हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को दी थी। हॉकिंस, अब आगे हॉकिंस लिखा है, ऊपर हाँ हॉकिंस लिखा है, देखो यही कहीं ना कहीं अलग लिखा होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है? हॉकिंस, यहाँ क्या लिखा है? हॉकिंस। 1613 ईस्वी में मुगल दरबार से चला गया। 1608 में आया था, 1613 में चला गया और इंग्लैंड वापस चला गया था। तो इसने क्या किया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 1608 में सूरत में आया। ये जेम्स प्रथम का पत्र लेके जहांगीर के लिए एक लेटर लेके आया था। जहांगीर ने इसको खान की उपाधि दी थी और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूती के लिए बात रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए उस समय मुगल बादशाह से इसने प्रार्थना की और अपनी बात रखी। अब बात करते हैं डॉक्टर जेमली करेरी। ये इटली का यात्री था। इटली का दूसरा आ गया, एक तो मार्को पोलो इटली से आया था, ये दूसरा इटली का आ गया। 2 पुर्तगाली भी आए, नूनो पाएगोस, दोनों आपको बताया मैंने। ये जेमली करेरी इटली का यात्री था। जेमली करेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। औरंगजेब 1707 में खत्म हो गया था, 13 अप्रैल को खत्म हुआ था। हाँ 13 अप्रैल को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1658 से 1707 औरंगजेब ने शासन किया। भाई करेरी किसके समय आया? औरंगजेब के। अब बात करते हैं वर्नियर की। फ्रांसिस वर्नियर एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर था। ये क्वेश्चन तो पूछा है कई बार। जो वर्नियर था वो डॉक्टर था और वो एक्चुअल में जो 17वीं सदी में जो कब आया था? 17वीं सदी, मतलब 1600-1700 के बीच में आया है। इसको कई मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि जो वर्नियर था वो औरंगजेब का डॉक्टर था। उस समय भारत में मुगल शासन का शासन था। वर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के अंतिम दिनों में चला था, तो उसको बोलते हैं ना, शाहजहां के दवाई देने का मौका मिल गया और औरंगजेब के लिए भी, क्यों औरंगजेब का शासन उसके बाद आ गया था। औरंगजेब का इसको डॉक्टर ही बोलते हैं, इसने औरंगजेब का इलाज किया था काफी। अब बात करते हैं वास्को डी गामा की। पुर्तगाली एक नाविक था जो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से 1498 में कालीकट पहुंचा। इसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। भारत की खोज का क्या मतलब है? भारत की खोज का मतलब ये थोड़ी भारत पहले था ही नहीं, भारत पहले भी था, लेकिन इन लोगों की नजर में तब आया था। इन लोगों को पता चला कि यहाँ भी कोई देश है, तो ये उसको यूरोप तक न्यूज ले गई। ये कहाँ से आया? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप में। जब यूरोप के लेफ्ट हैंड के जाओगे, अटलांटिक महासागर क्रॉस करोगे तो उत्तरी अमेरिका में चले जाओगे और नीचे जाओगे दक्षिण अमेरिका में चले जाओगे। तो ये भारत दुनिया की नज़र में आ गया जब। तो भारतीय खोज मतलब दुनिया के नक्शे भारत को इनके हिसाब से रखा, मतलब इन्हें तब पता चला कि भारत कोई देश है, इसलिए भारतीय खोज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत तभी आया हो, उसकी खोज हुई हो। अपने यहाँ तो लोग जानते थे, लेकिन इनके लिए वो भारत आया था पहली बार, जो नया देश था। तो ये कहाँ से आया था? केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो बॉटम पार्ट है सबसे नीचे, उस क्षेत्र को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। वहां से होते हुए बहुत दिन में पहुंचा वो कालीकट में। ये कालीकट कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। विदेश यात्री के समय के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। 305 में मेगस्थनीज आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 298 से 273
BC डाइकेमियस आया था जो बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के पहले आया डाइमेकस जो आया जो सीरिया का राजदूत था, वो बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरिया का राजदूत था डाइमेकस। फिर 284 से 262 ये डायनोसियस मिस्र का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। दोनों बिंदुसार और अशोक दोनों के दरबार में आया। बिंदुसार में बताया ना अशोक का बाप था। 399 से 414 ईस्वी की बात होती है। ये फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा है और यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। 547 ईस्वी में कॉस्मोस आया था। इसने अपनी एक बुक अच्छी लिखी है, क्या नाम है उसका, ज्योग्राफी, कुछ कॉस्मोस की कुछ ज्योग्राफी नाम बुक है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। दक्षिण भारत में आया था 629 से 629 लगा रहे 630 पढ़ा है मैंने, हिंसक भारत में जब आया था उस समय हर्षवर्धन का टाइम था। फिर ये क्या नाम है, बांग हुसैन सी, हर्षवर्धन के टाइम पे ये भी आया था 643 में। बांग हुएन सी ये नया नाम है, ये पूछा गया है कई बार पूछे ये, इनका कालानुक्रम क्रॉनिकल ऑर्डर है, ये पूछा जाता है कौन कब आया। 643 में बांग आया, 675 में इत्से आया जो 95 में गया था। ये पश्चिम उत्तर भारत में गया था। पश्चिम उत्तर मतलब आप कह सकते हो उत्तर का पश्चिम हिस्सा, पश्चिम और उत्तर का जो बीच वाला हिस्सा है उसको पश्चिम उत्तर बोलेंगे। तो उस क्षेत्र में आया था इस समय जो जहाँ पे आप कह सकते हो पाकिस्तान का क्षेत्र आसपास को। 864 इब्न खुर्दादब अरब यात्री था, ये मेहर भोज प्रतिहार के टाइम में आया था। ये उसमें नहीं लिखा था अभी जो मैं 864 में इब्ने खुर्दादब आया था जो मेहर भोज जो प्रतिहार वंश का राजा था मेहर भोज, उसके समय पर आया था। 9वीं शताब्दी, उस एग्जैक्ट सन नहीं लिखा, जितना लोगों को पता है उतना ही लिखते हैं। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था, अरब से आया था। नरेश देवपाल बंगाल के, मतलब पाल वंशों के यहाँ इसने क्या किया था, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंशों के बारे में बताया था। क्योंकि उस समय ये त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा होगा जब आया होगा। त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट शामिल थे, पाल शामिल थे और गुर्जर प्रतिहार शामिल थे। ये तीनों पक्षों में युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये कौन आया, सुलेमान। और 915 से 916 ईस्वी में अल मसूदी महिपाल प्रथम के परम जो प्रतिहार राजा था महिपाल प्रथम, उसके समय में आया था। 1000 से 1030 अलबरूनी आया है, गजनी का विद्वान था ये, गजनी का। और ये किसके समय पर आया था, महमूद गजनबी के टाइम पे, क्योंकि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण 1001 में किया था। ठीक है, तो 1030 तक ये भारत में घूमा है गजनबी, ये अलबरूनी है। मार्को पोलो इटली का यात्री है, पांड्य राज्य की, केरल के आसपास पड़ता है पांड्य राज्य, वहाँ पे इसने उसकी यात्रा की थी। वहाँ नीचे आएगा क्योंकि समुद्र के रास्ते से आते थे, तो जो राज्य पहले पड़ जाता था घूम के चले जाते थे, कुछ ज़्यादा रुचि रखते थे तो ऊपर चले जाते थे। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना घूमना चाहता है। तो 13वीं सदी में आया था वो, 1288 से 1299। 1333 से 1342 इब्न बतूता आया था, मैंने बता दिया मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया था, मतलब न्यायाधीश बना दिया था। इसने ही रेहला नामक पुस्तक लिखी है। मैं 1420 से 1422 की बात करें, निकोलो कोंटी आया, ये इटली का निवासी है। ये देवराय प्रथम विजयनगर, इसमें पूरा विजयनगर की यात्रा की इसने। देवराय प्रथम वहाँ का राजा था। निकोलो कोंटी इटली का निवासी था। 1420 1422 2 साल रहा है वहाँ पे, और इसने विजयनगर की यात्रा की। 1421 से 1431, 1421 से 1431 चेंग ही चीनी यात्री चौथा मिल गया ये। ठीक है, चौथा है, पांचवा सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है भारत में चीन के लोगों ने यात्रा की है उस समय के हिसाब से। जलालुद्दीन बंगाल का राजा था, जलालुद्दीन, वहाँ इसने यात्रा की है। अब्दुल रज्जाक आपको पता देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। ठीक है, ये 1442 से 1443 विजयनगर में आया था। 1442 से 1443 अब्दुल रज्जाक आया था। 1470 से 1474 4 साल रहा है। निकेटन जो रूस का था, याद रखना आपको, अथनासियस निकेटन रूस का यात्री था। बहमनी राज्य में रहा था। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य बार मतलब आपस के पड़ोसी राज्य दोनों। बहमनी के 4 जो बीदर, बरार, गुलमर्गा और अहमदनगर और एक और गोलकुंडा, ये सब बहमनी राज्य के क्षेत्र हैं। ये आपस में ये दुआ करते थे। और एक लड़ाई हुई थी रांची तांगड़ी की, आपने सुना होगा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और पूरा क्षेत्र इस्लामीकरण में तब्दील हो गया था। वो विजयनगर और बहमनी में हुई थी, इसको रांची तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो आपने रूसी यात्री के बारे में पढ़ लिया। निकेतन। वास्को डी गामा 1498 भारत में आया, पुर्तगाल के यात्री है। जमोरिन केरल में पहुंचा था, ये कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ है, केरल में पड़ता है। 1503 से 1508 बार्थोलोम्यू डियाज इटली का नाविक था। ये दक्कन मतलब दक्षिण भारत में रहा है। दक्कन और दक्षिण भारत नहीं बोले, दक्कन का पठार महाराष्ट्र, गुजरात समझ बोलते हैं, मध्य प्रदेश का नीचे वाला ऐसा, और महाराष्ट्र का, कर्नाटक का बहुत सारा पार्ट होता है दक्कन में। तो आपको याद रखनी है 1503 से बोलते 1508 तक बार्थोलोम्यू डियाज जो इटली का था, एक नाविक था, वो भारत में आया था। और दक्कन में इसने मतलब अपना होता ना घूमने वाला क्षेत्र इसने निर्धारित किया कि मैं तो दक्कन में घूमूंगा। दक्कन घूम के वापस चला गया होगा। 1516 से 1518 की बात करते हैं। ये बारबोसा, एडवर्डो बारबोसा भी पुर्तगाल का है। एक और पहले भी वास्को डी गामा में पुर्तगाल था। बारबोसा 1516 में आया था, 1618 तक। ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। ये याद रखना, कृष्णदेव के टाइम पे बारबोसा आया, कृष्णदेव राय के टाइम पे बारबोसा आया। 1520 1522 कृष्णदेव राय को ही बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया।
डोमिंगो पेज भी कृष्णदेव राय के टाइम पे आया, ये भी पुर्तगाल का है। और ये डोमिंगो पेज ये पुर्तगाल यात्री कृष्णदेव, दो लिखा ना तो ये दो गलत लिखा है, 1520 से 1522 ही है। 1535 से 1537 नूनिज, ये पुर्तगाल अश्व सौदागर था, मतलब घोड़े का व्यापारी था। नूनिज था, क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा यात्री घोड़े का व्यापारी था, तो नूनिज घोड़े का व्यापारी था। नूनिज 1537 से 35 से 37 2 साल रहा है। अच्युत देव राय के टाइम में नूनिज आया है। 1567 से 1568 ये फ्रेडरिच ये विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा की। 1578 से 1582 एंथोनी मासेरात, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंथोनी मासेरात अकबर के टाइम में आया, तो इसका मतलब अकबर के टाइम में इंसान कौन सा यात्री आया है, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। 1578 से 1582 एंथोनी मासेरात अकबर के दरबार में आया है। 1585 से 1591 रॉल्फ फिंच भी अकबर के दरबार में। पहले एंथोनी आया था, एंथोनी बोल उसको, एंथोनी आएगा, फिर रॉल्फ फिंच आया था। प्रथम अंग्रेज यात्री भारत में कौन था, रॉल्फ फिंच। उसमें कुछ और लिखा था यार, ये किताबों का भरोसा नहीं किसमें क्या लिखा है, फिर भी आप इस चीज़ को याद रखना। रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री है जो अकबर के टाइम पे आया 1585 में। जॉन लिंस काटेन डच यात्री था ये, जॉन लिंस काटेन, ये विजयनगर में आया है। लामा तारानाथ तिब्बती बौद्ध यात्री था, लामा तारानाथ तिब्बत से आया था, पूर्वी भारत में आएगा, तिब्बत से आया। 1608 1613 कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आया, इसके बारे में आपको बताओ, जहांगीर ने इसको खान की उपाधि दी थी। और जेम्स प्रथम का ये लेटर लाया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती के लिए इसने रूल बनाने के लिए या उनकी समस्याओं को इसने जहांगीर के सामने रखा था, क्योंकि उस समय अकबर मर चुका था। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, उसके बाद जहांगीर मुगल बादशाह बना था। विलियम फिंच अंग्रेज यात्री, रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री, विलियम फिंच 1608 में फिर एक अंग्रेज यात्री है, वो भी जहांगीर के दरबार में आया। 1608 से 1617 जॉन जुर्दा पुर्तगाल यात्री था जो जहांगीर के दरबार में आया। 1608 से 1615 निकोलस डाउनटन नौसेना अधिकारी था जो जहांगीर के दरबार में, नेवी का अफसर था, नेवल अफसर जो जहांगीर के दरबार में आया था। 1612 से 1616 आप सोचते होंगे आपने 10-20 पढ़ लिए, कितने विदेशी यात्री हैं। अब ऐसे ऐसे नाम पूछेंगे ना पीएससी वाले यूपीएससी वाले, आपको पता नहीं चलेगा, आप लोगों ये नाम कहाँ से हैं, इसलिए बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है और कई कई बार सुनना है। 1612 से 1617 टॉमस कॉर्सेट, ये भी अंग्रेज यात्री था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यात्री हैं जहांगीर के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें किस मुगल बादशाह के दरबार में सबसे ज्यादा यात्री आए थे, तो जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, अंग्रेज राजदूत था, ये वो यात्री थे, ये अंग्रेज राजदूत था, ये एम्बेसडर था। 1615 से 1619 में आया था, 1615 1619 4 साल रहा है। सर लगा हुआ, इसका मतलब राजदूत है। एडवर्ड टेरी, ये अंग्रेजी पादरी था, मतलब ये पुजारी था अंग्रेजों का, जो जहांगीर के दरबार में आया था। 1616 से 1619 मतलब 1 साल बाद आया। पॉल केनिंग, ये भी अंग्रेज यात्री था, 1615 से 1621 जहांगीर के दरबार में आया। पित्रा देला वेली इटली यात्री थे, ये इटली का था, 1622 से 1660 जहांगीर के दरबार में आया। ये बहुत लंबे दिन रहा यार, 1622 से 1660, ये तो 38 साल के आसपास यहाँ पे गुजारा समय से जहांगीर के दरबार में। आपको याद रखें पित्रा देला बेली पित्रा देला बेली, कई बार याद करोगे तब जाके याद होगा। 1626 से 1633 जॉन लाइट, ये डच यात्री थे जो साझा के दरबार में आए थे, 1626 से 1633। 1627 से 1681 जॉन फेयर अंग्रेज यात्री था, साझा के दरबार में आया था, 1627 से 1681। 1627 से 1681, ये भी काफ़ी दिन रहा यार। जॉन फेयर। पीटर मुंडी, आपने कई बार नाम सुना होगा, पीटर मुंडी इटली का था और 1630 में आया था, 1630 में, और साझा के टाइम पर आया था। 1641 से 1687 ट्रेवनियर फ्रेंच जौहरी था, एक जौहरी मतलब सुनार था ये। ट्रेवनियर शाहजहां औरंगजेब के दरबार में आया था, दोनों के टाइम पे आया, क्योंकि शाहजहां के बाद ही औरंगजेब मुगल बादशाह बना है। औरंगजेब कब बना था मुगल बादशाह, 1658 में, तो 1641 में आया है। 1687 तक की कहानी बता रहा है ट्रेवनियर, फ्रेंच जौहरी है, दोनों के राज्य में हो गया ना, जब 1641 चला तो शाहजहां मुगल बादशाह था, 1687 आ गया, 58 के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। 1656 से 1687 मनुची भी आपने सुना होगा, इटली के यात्री है। पीटर मुंडी मनुची दोनों इटली के। देखो पित्रा देला वेली भी इटली का ही है, पीटर मुंडी है, मनुची भी, ये मनुकी बोलते हैं इसको वैसे कहीं कहीं, मनुची है, इटली का यात्री है, औरंगजेब के टाइम में आया। और बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक, ये औरंगजेब का बताते हैं, डॉक्टर था मैंने बर्नियर, ये 1658 जब औरंगजेब मुगल बादशाह बनना है उसी साल आया बर्नियर, 1668 तक, इसे 10 साल के आसपास रहा है। 1666 से 1668 1668 जीन चिन नॉट, ये भी औरंगजेब टाइम पे आई, ये फ्रेंच यात्री हैं, फ्रेंच मतलब फ्रांस के यात्री हैं ये। जीन चिन नॉट औरंगजेब टाइम में।
95 से 1699। रोमल्ले कोररी, इटली यात्री, ये बीजापुर के टाइम पे आए थे। बीजापुर दक्षिण भारत का एक राज्य है, जहाँ पे ये गए हुए, ये इटली के यात्री थे, रोमल्ले कोररी। तो इस ऑडियो को बंद कर देते हैं, 2-3 बार सुनेंगे जब जाके याद होगी चीज़ें। ओके, बाय।